everyone, and you're welcome on my channel Harkar English. You are preparation for your semester exam. Okay, we have discussed about the text of this poem in previous videos. Text and summary. Okay, so you have to watch those videos on my channel Harkar English. Next question is start. Question number 2. Critical appreciation analysis of a prayer for my daughter by W.B. Yeats. This is the most important question. ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस जब पोएम से पूछे जाते हैं तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस करके पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पूरी तरीके से मेथड भी बताऊंगी और इसको कितनी हेडिंग्स के साथ आपको मेंशन करना है, किस तरह से इसको आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर इस वीडियो में ये सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की। ओके, चलिए स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनालिसिस ऑफ ए प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. येट्स। ठीक, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी जिसमें कि हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया, समरी को डिस्कस किया, तो उन्होंने ये भी समझा होगा उस समरी और थीम के अकॉर्डिंग कि इसमें एक फादर अपनी फीलिंग्स, अपनी जो उसकी न्यू बॉर्न बेबी है, जो डॉटर है, उसके लिए किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है इस पोएम के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो भी मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दे दूं कि W.B. येट्स की जो छोटी बेटी है, यानी कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, वो पालने में झूल रही है और वो अपनी बेटी को देख करके पूरी तरीके से इस पोएम को कंपोज करते हैं। ठीक, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कुछ पिक्स ऐड की हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ये एक सिंबल है आपको इस पोएम को समझाने के लिए, ताकि आपको इमेजेस हमेशा के लिए याद रहें कि हमारी कौन सी पोएम किस थीम पर बेस्ड थी। तो आंसर है अब आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेडिंग आ जाती है कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। मतलब ये जो हमारी पोएम है ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें आगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग इज कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। W.B. Yeats wrote this poem in 1919 shortly after the birth of his daughter Anne and during a time of political unrest in Ireland and Europe following World War। W.B. येट्स ने इस पोएम को 1919 में लिखा। ये वो समय था जब उसकी अपनी जो बेटी थी एन, उसका जन्म हुआ था और उसी समय पॉलिटिकल बेचैनी यानी पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी आयरलैंड और यूरोप के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म ही हुआ था। ठीक है, ये समय था कि जब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म हुआ था। आयरलैंड और जो यूरोप है उसके बीच में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी। तो इस समय पर इसकी न्यू बॉर्न बेबी जो कि मतलब जिसका नाम एन है, उनका क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। द पोएम रिफ्लेक्ट्स बोथ हिज पर्सनल कंसर्न एज ए फादर एंड हिज ब्रॉडर वरीज अबाउट द वर्ल्ड हिज डॉटर वुड ग्रो अप इन। इस पूरी पोएम में एक फादर अपनी डॉटर के जो फ्यूचर है उसको लेकर कितना ज़्यादा वरीड है और उसे सारे दुनिया की मतलब जो फ़िक्र है, उसे सारी जो वर्ल्ड है उसकी फ़िक्र है कि ये किस तरह की दुनिया में बड़ी होगी। कि जाहिर सी बात है जहाँ चारों तरफ लड़ाई और युद्ध का माहौल हो, उसमें न्यूबॉर्न बेबी अगर होता है तो उन पेरेंट्स से पूछिए कि उनको किस तरह का फ़ील होता है कि ये बच्चा हमारा जब बड़ा होगा तो माहौल किस तरीके से इसको मिलेगा, ये किस तरह से ग्रो अप करेगा, कैसा इन्वायरमेंट पाएगा। तो ये सारे उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह की जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है W.B. येट्स को इस बात को लेके कि एटमॉस्फेयर जो है वो दुनिया का बदल रहा है और इसी को लेकर के वो सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म हुआ है तो माहौल तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला रहा होगा। इसलिए वो इसमें अपने जो उनके फ़िक्रात हैं अपनी बच्ची को लेकर के वो इसमें डिस्कस करते हैं इस पोएम के थ्रू। ओके, अब बात आती है हमारे सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग क्या कह रही है, ये तो हमने क्या डिस्कस किया, आपको ये कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड डिस्कस किया है। अब हम सेकंड हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी इसका स्ट्रक्चर, उसका रूप क्या है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेंजाज ईच विद 8 लाइन्स ऑक्टेव्स रिटन इन राइम्ड कपल्ड A A B B C C D D।
ओके, फुल स्टॉप है। अब हम पहले इतना समझ लेते हैं, बाद में हम आपको समझाते हैं। बोला जा रहा है कि ये पोएम पूरी तरह 10 स्टेंजाज में लिखी गई, जिसमें कि 8 लाइन के स्टेंजा को इस तरह से बनाया गया जिसमें राइम का पढ़ दिया गया, ए बी बी सी सी डी डी। अब ऑक्टेव्स क्या कहलाता है, जिसमें 8 लाइन होती हैं। दिस रेगुलर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स डिज़ायर फॉर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एमिड चाउस। तो यहाँ पर ये पूरी जो हमारी पोएम है, इसकी जो एक कंपोजिशन सिस्टम है, एक कंपोजिशन सिस्टम होता है ना किसी पोएम का, तो कंपोजिशन जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। और इसमें जो हमारा पॉइंट है वो अपनी एम्बिशंस को दिखा रहा है, इसलिए उसने उस अवस्था के विरुद्ध जो समय है, जो टाइम है, उसकी जो टाइम के विरुद्ध जाने की जो इच्छा है, यानी समय तो देखो बहुत उथल पुथल वाला चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस तरह की पोएम लिख करके उस स्टेबिलिटी को दिखाने की कोशिश की है जिसका वो प्रतीक के रूप में यूज़ करता है। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अब है थर्ड पॉइंट, थीम्स। थीम्स क्या है इसकी? अब थीम इसकी हमने जो था वो कई अपने, अगर देखा जाए तो काफ़ी हेडिंग्स में डिवाइड की है। तो थीम अगर आप हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं तो हमें याद करने में ईजी रहता है। तो हम थीम की बात करेंगे, पेरेंटल लव एंड प्रोटेक्शन। तो थीम हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट्स होते हैं उनका प्यार, उनका प्रोटेक्शन। द पोएम इज इसेंशियली ए फादर्स हार्टफेल्ट प्रेयर फॉर हिज डॉटर्स फ्यूचर, होपिंग शी विल लाइव ए लाइफ ऑफ पीस, वर्च्यू एंड इमोशनल रिचनेस। तो पूरी तरीके से जो थीम है वो क्या कह रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग हमारी कह रही है कि ये पोएम एक फादर की प्रेयर के लिए कि उसकी बेटी का जीवन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो और वो एक अच्छे गुड कैरेक्टरिस्टिक को मतलब वो गेन करे, यानी कि उसको वर्च्यू मिले, एंड इमोशनल रिचनेस हो और भावनात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो। ऐसी उनकी आशा अपनी बेटी को लेकर के, और वो बहुत दिल से अपनी बच्ची के लिए प्रेयर करते हैं भगवान से। इस पोएम में उन्हें बहुत ज़्यादा एक ऐसा फादर दिखाया गया है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ही दिल से प्रेयर करते हुए दिखाया गया। अपनी डॉटर के लिए वो ऐसी उम्मीदें लगाते हैं कि वो एक सुकून भरी ज़िंदगी को जिए, अच्छे गुणों को प्राप्त करे और इमोशनल रिचनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो। सेकंड हेडिंग की बात करेंगे। थीम सेकंड अगर हम देखें, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जिसके ऊपर थीम हमारी बेस्ड है? इनोसेंस वर्सेस मॉडर्न करप्शन। ये तो हम देख ही रहे हैं कि आधुनिक युग में कितना करप्शन है, लेकिन वो मासूमियत पर जोर दे रहे हैं। इट्स कंट्रास्ट हिज डॉटर्स इनोसेंस विद द चाइल्डिक एंड मॉरली डिक्लिंग वर्ल्ड, fearing that modern ideas, especially those driven by passion and politics, will corrupt her. ईट्स कंट्रास्ट, ईट्स जो हैं अपनी बेटी की मासूमियत की तुलना उस दुनिया से करते हैं जहां राजनीतिक और नैतिक रूप से बिल्कुल पतन हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुकी है। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। तो एक ऐसे संसार की तुलना वो कर रहे हैं कि उनकी बेटी तो बहुत ज़्यादा मासूम है, उसकी मासूमियत के मुकाबले अपोजिट साइड क्या है कि दुनिया जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर नैतिकता और मासूमियत ख़त्म हो चुकी है। तो वो डरे हुए हैं मॉडर्न आइडियाज़ से, जितनी भी आधुनिक चीज़ें आ रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो डरे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की सुरक्षा हो। जितना भी करप्शन पूरी दुनिया में फैला है वो कभी करप्ट ना बने, स्पेशली दोज ड्राइवन बाय पैशन एंड पॉलिटिक्स। उनका कहना है कि स्पेशली उन चीज़ों को हैंडल करना जानती हो, अगर राजनीतिक चीज़ें उसके सामने आएँ तो बहुत ही पेशेंस से वो उनका सामना करे और मॉडर्न आइडियाज़ से डरे नहीं। और करप्ट मतलब उनकी जो बेटी है वो हमेशा करप्शन से बच कर रहे, ऐसी उनकी यहाँ पर ये उसके लिए प्रेयर है। नेक्स्ट थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट है ब्यूटी एंड इट्स डेंजर्स। सुंदरता मगर इसके खतरे भी हैं। इट्स प्रेज दैट शी विल बी ब्यूटीफुल बट नॉट टू ब्यूटीफुल। ये कहना हमारे ईट्स का प्रेयर के समय कि उसकी बेटी सुंदर तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो। एक्सेसिव ब्यूटी ही आर्ग्यूज कैन लीड टू वैनिटी और मिसफॉर्च्यून। आगे वो अपनी इस बात को इस तरह से कह करके जस्टिफाई करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सुंदरता किसी इंसान के अंदर होती है तो वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दुर्भाग्य उसके साथ होता है। एज सीन इन द माइस ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय एंड एपोर्थेट, जिसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अपनी पोएम में कि हेलेन ऑफ ट्रॉय अफ्रोडाइट की कथाओं में देखा गया। यानी एक प्राचीन कहानियाँ हैं, ये एलेगरी हैं एक टाइप की। हेलेन और ट्रॉय की कहानी जो है, ट्रॉय की जो रानी थी हेलेन, लेकिन उसने एक बहुत ही मतलब गरीब और बहुत ही बदसूरत इंसान को चुना था अपने लिए, इसलिए उस कहानी को यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल या आप एज ए इलस्ट्रेशन आप उसको समझ सकते हैं
कि यहाँ पर ईट्स कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए एक ऐसे इंसान को चुना जो कि उसके लायक नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि फिर नहीं तो दुर्भाग्य उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल और इमोशनल स्टेबिलिटी। आध्यात्मिक हो और साथ ही इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर हो, मतलब भावनात्मक रूप में उसके अंदर स्थिरता हो। He wants her to grow like a hidden tree, rooted, fruitful and free from hate or unrest. आगे वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल इस तरह से बढ़े जैसे कोई छिपा हुआ पेड़, जिसकी जड़ें तो गहरी हों, मजबूत हों और वो फल देने वाला पेड़ हो। साथ ही वो नफ़रत से आज़ाद हो, यानी नफ़रत बिल्कुल भी मेरी बेटी के अंदर ना हो, ना ही किसी तरह की कोई उथल पुथल या बेचैनी हो। तो अपनी बेटी के लिए वो इस तरह से चाहते हैं कि वो एक छिपे हुए वृक्ष की तरह जो है वो डेवलप हो और जड़ों से अपनी जुड़ी रहे, हमेशा वो फल दे, यानी दुनिया उससे फ़ायदा उठाए और दुनिया को उससे फ़ायदा पहुँचे। जो भी लोग उसकी ज़िंदगी में जुड़े वो सभी उसके आसपास सुकून महसूस करें। और दूसरे नंबर पे वो आगे बोल रहे हैं कि उसके अंदर नफ़रत बिल्कुल भी ना हो और ना ही किसी तरह की कोई बेचैनी हो। दिस रूटेडनेस सिम्बलाइज इनर पीस एंड सेल्फ कंटेनमेंट। ये जो उनका आंतरिक रूप से जड़ों से जुड़ने वाला जो सिंबल उन्होंने यूज़ किया है, इसका मतलब है कि मेरी बच्ची को आंतरिक शांति हो और उसके अंदर एक संतोष का, अपने अंदर ही सेल्फ कंटेनमेंट का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, ठीक है। इनर पीस के साथ साथ वो आत्म संतुष्टि से भी भरी हुई हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिटिक ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म, मतलब बौद्धिक कट्टरता अगर उसके अंदर है। क्रिटिक ऑफ इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक कट्टरता या उसकी जो बुद्धिमत्ता है, अगर उसको आलोचनात्मक रूप में देखा जाए तो उसकी जो है एक्सट्रीमिज्म भी होना चाहिए। बौद्धिक कट्टरता की आलोचना, बहुत ज़्यादा बौद्धिक भी ना हो। इट्स criticizes intellectual hatred, suggested that rigid ideologies can be destructive. बौद्धिक, यहाँ पर इट्स ये कहना चाहते हैं कि बौद्धिक रूप से अगर वो बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे चली जाए या मतलब उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर नफ़रत भी होगी साथ में। तो वो कहते हैं कि बौद्धिक घृणा की मैं निंदा करता हूँ, उसके अंदर बिल्कुल भी उसके दिलो दिमाग में नफ़रत ना हो। और सजेस्टिंग दैट रिजिड, ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत ज़्यादा बौद्धिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, रिजिड, सख्त हो जाते हैं, जैसा वो बिल्कुल भी अपनी बच्ची को नहीं देखना चाहते। He believes opinion when too strongly held can run a person's life and happiness. और आगे वो ये कहते हैं कि इंसान की अगर कट्टर विचारधाराएं हैं तो उसके जीवन को नष्ट कर देती हैं, और ये संतुलित दृष्टिकोण को वो महत्वपूर्ण मानते हैं कि हमेशा इंसान को अपने आप में एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए। इतना ज़्यादा भी इंटेलेक्चुअलिटी उसके अंदर ना हो कि वो रिजिड हो जाए, उसकी आइडियोलॉजीज चेंज हो जाएं, वो डिस्ट्रक्टिव रहे, और या फिर वो आगे बोल रहे हैं कि उनका ऐसा विश्वास है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत तो हो, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी ना हो कि इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ना रहें। तो इसलिए बेहतर है कि मैं देखना चाहता हूँ अपनी बच्ची को खुश, तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या कहीं से भी कट्टर विचारधाराएं उसके अंदर पैदा ना हों। नेक्स्ट अगर हेडिंग की बात करते हैं तो आ जाती है लैंग्वेज एंड इमेजरी, मतलब किस लैंग्वेज का और किस इमेजरी का यूज़ किया गया है। स्टॉर्म इमेजरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ओपनिंग सीन देख रहे हैं ईट्स की पोएम, जिस बच्चे ने भी पढ़ी होगी, आप में से किसी ने भी अगर पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है जहाँ पे उनकी बच्ची झूल रही है, जिस कमरे के अंदर, वो अपनी बच्ची को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड हैं और इस पोएम को कंपोज कर रहे हैं, तो उसके बाहर तूफ़ान आ रहा है, उस घर के बाहर, ठीक है। तो स्टॉर्म इमेजरी का उन्होंने यूज़ किया है ओपनिंग लाइन में। द ओपनिंग स्टॉर्म रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एंड मॉरल चाउस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि हमारे पोएम की शुरुआत में ही तूफ़ान और आधुनिक दुनिया की राजनीतिक और नैतिक उथल पुथल को दिखाया गया है एक तूफ़ान के रूप में। इट ऑल्सो हाइटेंस द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डेंजर। यह स्थिति बहुत ही गंभीरता को दर्शाती है, जिस तरह से उन्होंने इसको हाईलाइट किया है स्टॉर्म इमेजरी को। ओके, नेक्स्ट है माइथोलॉजिकल एलोजन्स, यानी पौराणिक कथा का इलस्ट्रेशन देकर भी उन्होंने अपनी बात को सही साबित किया। माइथोलॉजिकल एलोजन्स का मतलब है जो पौराणिक कथाएं बता करके, जैसे हेलन की खूबसूरती के बारे में उसकी कहानी बता करके उन्होंने एक तरह से क्या किया है, एलेगरी या पौराणिक कथाओं को यहाँ पर एज ए इलस्ट्रेशन यूज़ किया है।
Reference to Helen of Troy and Aphrodite highlight the risk of unchecked beauty and desire, reinforcing his moral concerns. हेलन ऑफ ट्रॉय एफ्रोडाइट का उल्लेख ये बताता है कि उसकी सौंदर्यता और जो उसके अंदर जो सुंदरता तो थी ही, उसके अंदर रिस्क ऑफ अनचेक्ड ब्यूटी एंड डिज़ायर, और जो उसकी इच्छाएं थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया और उसका जो परिणाम हुआ वो परिणाम नहीं होना चाहिए था। यानी फिर मैंने बताया था ना कि हेलन ने अपनी ही एक बहुत ही मतलब बदसूरत इंसान और बहुत ही कम पैसे वाले इंसान से शादी की थी जो कि एक लोहार था। तो इन्होंने इस तरह का एल्यूज़न दिया था अपनी पोएम में, और हेलन को रेफरेंस करते हुए कहते हैं कि कहने को तो वो ट्रॉय की क्वीन थी, लेकिन उसके बावजूद उसने इस तरीके का किया, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में अब यही कहा जा सकता है कि शायद वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा हुआ, या उसके अंदर मॉरल कंसर्न्स की कमी थी, ठीक है, या उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था कि सुंदरता ज़्यादा होने की वजह से उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक होता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस था, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है नेचुरल सिम्बल्स। अगर हम बात करें नेचुरल सिम्बल्स की इस पोएम के अंदर, द ट्री, लॉरल एंड इन इट ए सॉन्ग बर्ड रिप्रेजेंट ग्रोथ, रूटेडनेस, पीस एंड पोएटिक ग्रेस। तो नेचुरल सिंबल में ट्री का यूज़ किया गया है, लॉरल का यूज़ किया गया, लिनेट का जो कि एक गाना गाती हुई चिड़िया है, रिप्रेजेंट ग्रोथ और बड़े होने की तुलना ट्री से की गई है, रूटेडनेस जड़ों से जुड़े रहना, शांति की बात की गई है, एंड पोएटिक ग्रेस की बात की गई है। तो ये नेचुरल सिंबल है पूरी पोएम के अंदर, अगर हम देखें यानी प्राकृतिक रूप से जो प्रतीक हैं वो सब इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं जब वो अपनी पोएम को कंपोज कर रहे हैं W.B. Yeats, जैसे कि ट्री का होना, लॉरल का होना, लिनेट का होना, रिप्रेजेंट ग्रोथ का होना, रूटेडनेस, पीस एंड पोएटिक ग्रेस। ओके, दीज आर द नेचुरल सिम्बल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टोन। द टोन इज बोथ, यानी बोला जा रहा है आपसे कि ये जब पोएम लिखी गई तो इसका टोन क्या रही, ठीक है। द टोन इज बोथ पर्सनल एंड फिलोसफिकल। टोन को अगर हम देखें तो दोनों ही रूप में हमें देखने को मिल रही है, व्यक्तिगत भी है और थोड़ी दार्शनिक रूप में भी है, यानी फिलोसफिकल भी है, बहुत सारी बातें उन्होंने फिलोसफिकल भी कही है। इंटीमेट एज ए फादर्स प्रेयर बट ऑल्सो रिफ्लेक्टिव, मॉरलिस्टिक एंड इवन मेलनकॉलिक इन पार्ट्स। अगर हम ऐसे बात करें इनके मतलब टोन की, तो ये जो इस पोएम का अपने आप में जो स्वर है, जो टोन है, वो व्यक्तिगत भी है, दार्शनिक, दोनों ही हैं, और एक पिता की अपनी एक अंदरूनी प्रेयर है, अपने अंतरंग जो है उसकी क्या है, प्रेयर है अपनी बेटी के लिए, जिसमें वो सिर्फ नैतिकता के लिए चिंतनशील है, यानी बहुत ज़्यादा वो वरीड है अपनी बेटी को लेकर के, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि वो उदास भी हो रहे हैं, जो अपना इन्वायरमेंट देखते हैं वर्ल्ड का, तो उसको देख करके, जो वर्ल्ड का इन्वायरमेंट देख करके वो बहुत ज़्यादा उदास भी है, मेलनकॉलिक इन पार्ट्स। तो किसी किसी भाग में हमें बहुत ज़्यादा उदास भी दिखाई देते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी बेटी नैतिकता पर रहे और नैतिकता को ही जिए और नैतिकता के साथ चले। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ नॉट ओनली ए टचिंग एंड डीपली पर्सनल पोएम बट ऑल्सो ए प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन ऑन द वैल्यूज ईट्स बिलीव्स आर नेसेसरी टू सर्वाइव इन ए ट्रबल वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्योंकि हम निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं, यानी कंक्लूज़न पर पहुँच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब आप पूरा जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो समझा है, उन सारी हेडिंग्स में से जो भी आपको यहाँ पर एक मतलब कंसाइज रूप में आप 3-4 लाइन लिख सकते हैं अपनी भी, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर जो कंक्लूज़न यहाँ पर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ आप उसको भी राइट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ नॉट ओनली ए टचिंग एंड डीपली पर्सनल पोएम बट ऑल्सो ए प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन ऑन द वैल्यूज ईट्स बिलीव्स आर नेसेसरी टू सर्वाइव इन ए ट्रबल वर्ल्ड। ये पोएम, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये सिर्फ एक मार्मिक और व्यक्तिगत जो है पोएम नहीं है, बल्कि ईट्स ने हमें उन मूल्यों की तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश की जो कि इस संसार में अब जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन कोई उन पर चलना नहीं चाहता, और इसी पोएम के थ्रू उन्होंने इस बात को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। थ्रू मिथ, नेचर एंड प्रेयर इट्स क्राफ्ट ए विजन ऑफ लाइफ रूटेड इन इनर हारमोनी, ट्रेडिशन एंड द वर्च्यू।
तो ये कविता पूरी तरीके से मिथ्स को, नेचर को और प्रेयर को, ईट्स ने जो क्राफ्ट किया है विज़न ऑफ लाइफ, और जिस तरह से उसने अपनी बेटी के लिए बात की है कि जड़ों से जुड़े रहने की बात की है, तो उसने आंतरिक शांति की बात की, उसने परंपराओं की बात की, ट्रेडिशन की बात की, और उसने अच्छे गुणों की बात की, वर्च्यू की बात की। वो ऐसा चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा इन मूल्यों को जीवन के लेकर के चले और इसी विज़न के साथ वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो अप करे। The poem blends personal emotion with broader philosophical and cultural concerns, making it a significant work in 20th century poetry. अगर हम देख रहे हैं आगे चल कर के, तो हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और व्यापक सांस्कृतिक चिंताओं का ये एक बहुत ही अच्छा और सुंदर कंसर्न करके इन्होंने दिखाया है, और इसे 20वीं सदी की महत्वपूर्ण कविताओं में एक बहुत ही अच्छा स्थान भी दिया गया है। तो पोएम ने अपने पर्सनल इमोशन को फिलोसॉफिकल ब्रॉडर के पार जाकर के कल्चरल कंसर्न को दिखाते हुए पूरी तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट वर्क बना दिया 20वीं सेंचुरी की पोइट्री में, इसीलिए इनको फेमस पोएट के नाम से जाना गया, और इस पोएम को इनकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोएम के रूप में कंसर्न किया गया। ओके, ये थी आपकी पोएम क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनालिसिस ऑफ ए प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. येट्स। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में बताया, अगर आप किसी की बेटी हैं और फिर अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपकी पॉइंट बहुत अच्छी लगेगी, और आपके एक होता नहीं कि मतलब हार्ट टचिंग पोएम है। और अगर आप पिता हैं और पिता होने के नाते अगर आपके यहाँ कोई बेटी है फिर आप उसको फील करेंगे, तो आपको ये पोएम कभी भी भूलने वाली नहीं, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा करिए। नेक्स्ट वीडियो